नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में भारत से लेकर दुनिया जहान तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, जान लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, आज जो सबसे बड़ी और पहली खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है यूपी के मुजफ्फरनगर से। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और वहां प्रशासन दुकानदारों, होटलों और ठेले वालों को के नाम के पोस्टर लगाने का फरमान जारी कर चुका है। नाम आरिफ है या आनंद दुकानदारों को बताना होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस फरमान की वजह से ठेला भी अब हिंदू और मुसलमान हो गया है। ये पूरी खबर जरूर देखिएगा। दूसरी खबर अमेरिका से है। यहां 78 वर्ष के ट्रंप मुट्ठी बांधकर अपना चुनावी जोश दिखा रहे हैं, तो 81 वर्ष के बाइडेन प्लेन की सीढ़ी चढ़ने में भी हाँफते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तो उनको कोरोना हो गया है और रिपब्लिकन बाइडेन के स्वास्थ्य को मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या अमेरिका में सियासी लड़ाई फिटनेस पर आ चुकी है? लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं? पूरी खबर थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। और तीसरी खबर जगन्नाथपुरी से है। 46 वर्ष बाद यहां का रत्न भंडार खुला तो देश हैरत में पड़ गया है। 12 बक्सों में क्या क्या मिल सकता है? सोने, चांदी और जवाहरात की पूरी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, ये आप जरूर देखिएगा। और चौथी खबर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाखनक पर है। एक ऐसा हथियार जिससे शिवाजी ने अफजाल खान का शिकार किया था, वही बाखनक ब्रिटेन से भारत लाया गया। तस्वीरों के साथ पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। और पांचवी खबर हमारे देश के अन्नदाताओं के अपमान से जुड़ी है। बेंगलुरु के एक मॉल में एक किसान धोती पहनकर पहुंच गए तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। मॉल वाले मालिक ये भी भूल गए कि धोती कुर्ता किसानों का परिधान है, उनकी शान है, उनकी पहचान है। और ऐसा व्यवहार अन्नदाता के स्वाभिमान पर ही नहीं, देश के गर्व पर चोट है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। फिक्र आपकी की शुरुआत में यूपी में मुजफ्फरनगर की एक ऐसी खबर से शुरुआत करते हैं जिसमें सांप्रदायिक आग है, दुकानदारों का नाम देखकर पहचानने वाला मॉडल है और एक बड़ा राजनीतिक विवाद है। लोग अक्सर कर्म को बड़ा बताने के लिए अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर के कथन का उदाहरण देते हैं कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन द नेम। फिर आगे जोड़ते हैं कि कर्म महान होना चाहिए। लेकिन यूपी में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस कथन से ठीक उल्टा सोचा। सावन के समय प्रशासन को नाम में ऐसा कुछ दिखा कि यहां छोटे दुकानदारों के ठेले पर जमकर हिंदू मुसलमान वाली सियासत हो रही है। हम ये पूरी खबर और इस पर जमकर हो रही राजनीति को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश का सीधा और सरल मतलब क्या है, यह समझ लीजिए। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई फल विक्रेता आम का व्यापार कर रहा है तो उसे अपनी दुकान या ठेले के आगे अपने नाम का पोस्टर लगाना होगा, जैसे निसार फल वाला, राशिद फल वाला। इसी तरह से अगर किसी ने टी स्टॉल या जूस की दुकान लगा रखी है तो उसे वहां अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि मनोहर टी स्टॉल या राकेश जूस वाला। दरअसल 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और काफी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर इसी मुजफ्फरनगर के रास्ते जाते हैं और फिर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इस दौरान वो रास्ते में रुककर भोजन फलाहार भी करते हैं। मुजफ्फरनगर इस दृष्टिकोण से प्रमुख केंद्र है, लिहाजा मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का फरमान जारी किया है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि कांवड़ यात्रियों को यह पता रहे कि वो जिस होटल से खाना ले रहे हैं या फिर जिस दुकान से फल खरीद रहे हैं वो किस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति का नाम क्या और वो किस धर्म या मजहब से ताल्लुक रखता है। आदेश में यह भी लिखा गया है कि अगर दुकानदारों ने गलत नाम लिखा तो प्रशासन कड़ा एक्शन भी लेगा। मुजफ्फरनगर में इस आदेश का असर कांवड़ वाले रूट पर दिखने भी लगा है। ये देखिए, निसार फलों का ठेला लगाने वाले कुछ लोगों ने अपने ठेलों के आगे नाम वाले पोस्टर चिपका दिए हैं। देख रहे हैं आप, TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये निसार है, मुजफ्फरनगर में आम का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। इन्होंने अपने ठेले के आगे अपने नाम वाला पर्चा लगा दिया। अब अगले ठेले को देखिए, इस पर आरिफ फल वाला नाम का पोस्टर चिपका है। आरिफ, देख रहे हैं आप,
मुजफ्फरनगर में आरिफ भी निसार की तरह आम बेचकर परिवार का पेट पालता है। इन्होंने भी प्रशासन के आदेश के त्वरित रूप से पालन किया। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ खां, तो ये लगाया आपने, फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में तोड़ दें। लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा। बंदी हो जाएगा कावड़ में तो डेली लगने की नहीं, फिलहाल नाम देख के फल खरीदेगा बस। हाँ, यहाँ पर कोई भी अगर मजदूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया तो वो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा, अब कैसे घर चलाएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर बालिगों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर और आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा, लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप। मुजफ्फरनगर में नाम वाला ये मामला आपको अनोखा लग सकता है। देश के किसी भी कोने में ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला है। प्रशासन ने इस पर दलील दी है कि ऐसा करने से कांवड़ियों के मन में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहेगी और सावन के महीने में सांप्रदायिक विवादों से भी बचा जा सकेगा। लेकिन विपक्ष को इस आदेश में खास तरह का मजहबी एजेंडा दिख रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से की है और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस आदेश को भेदभाव करने वाला बताया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। मुजफ्फरनगर पुलिस का यह आदेश एनडीए में शामिल जेडीयू के भी गले नहीं उतर रहा है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने ऐसे फैसलों के कारण आपसी माहौल बिगाड़ने का खतरा बताया। उन्होंने आदेश के रिव्यू की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे आदेश को सामाजिक अपराध कहा है, सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने वाला बताया है और ओवैसी की तरह उन्होंने भी अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसकी तुलना जर्मनी के नाज़ी काल से की है। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों, अलग भी करना और मुसलमानों को, गरीब खासतौर से गरीब मुसलमानों को बेरोजगार करना क्या मुनासिब है। कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी आस्था रहती है लोगों की। अगर आप बीच के रास्तों में जिस तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो वो नहीं खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुद्दों से हटाने के लिए प्रशासन के पीछे जो शासन है हमारे, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसे जानने के लिए हाल के घटनाक्रम को समझना होगा। कुछ दिनों पहले बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वो आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे हैं। इस कारण श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार है, लेकिन उसके मालिक का नाम दानिश है।
दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक सलीम नाम का कोई शख्स है। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया हो, लेकिन मालिक का नाम हिदायत है। या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। पुलिस ने जब इन आरोपों की जांच की, सघन अभियान चलाया, तो पता चला कि ऐसे 8 होटल मुसलमानों के थे जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जा रहे थे। और यह गोलमाल सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है। यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसी कोशिश पहले भी देखने को मिली है। जुलाई 2023 में मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था। लोगों ने विरोध किया। इसके बाद उस शख्स ने स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा से बदलकर अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में आजमगढ़ से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। तब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान, लेकिन मालिक मुसलमान। पहले भी इस विषय पर विवाद होते रहे। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को नाम में पहचान दिख रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान में कई नाम कॉमन भी होते हैं। जैसे किसी का नाम गुड्डू है और उसने अपने ठेले के आगे लिख रखा है गुड्डू फल वाला, तो वो हिंदू है या मुसलमान? उसकी दुकान पर लगे पोस्टर से इसका पता नहीं चलेगा। किसी का नाम मुन्ना या छोटू है तो उसके धर्म या मजहब का पता मुजफ्फरनगर का प्रशासन कैसे लगाएगा? इसी तरह से साहिल, समीर, आजाद, खुशबू, खुशी या राजा नाम वाले पोस्टर पर कांवड़ियों के मन का भ्रम पुलिस कैसे दूर कर पाएगी? यानी प्रशासन के फूल प्रूफ प्लान में लूप होल है। वैसे प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि दुकान के बाहर नाम लिखने या बताने का कोई कानून नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है और इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के दुकानदारों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। इसीलिए इसमें अगर ध्रुवीकरण वाले पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल ना होता तो यह भी समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बेहतर होता। और फिक्र आपकी में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन इसकी चर्चा हमारे देश में लोकल स्तर पर बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरह से ये ग्लोबल भी है और लोकल भी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े चुनाव की। अमेरिकी सत्ता की इस लड़ाई में ट्रंप और बाइडेन आमने सामने हैं। ट्रंप कब तक सामने है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तो है। ट्रंप जहां खुद पर चली गोली को लेकर सुर्खियों में है और इसको लेकर अब वो खामोश भी हो गए हैं, तो वहीं बाइडेन को लेकर अमेरिकन मीडिया में चर्चा फिर से गर्म हो गई है कि कहीं वो फिर से ना लड़खड़ा जाए। पेंसिल्वेनिया शूटआउट के बाद ट्रंप जहां भी जा रहे हैं उनका स्वागत एक रॉकस्टार की तरह हो रहा है। वहीं बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर एक फ्लॉप स्टार साबित हो रहे हैं। बाइडेन ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है, इसीलिए लगातार वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेटेस्ट इंटरव्यू जो आया है उनको कोविड होने से पहले, उसमें भी वो हकलाते, लड़खड़ाते, बड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। यानी बाइडेन जो भी कोशिश कर रहे हैं वो उसमें फेल हो रहे हैं। हालत यह है कि नया सर्वे जो हुआ है, एक नया सर्वे हुआ है अमेरिका में, उसमें 16% डेमोक्रेट्स तक ट्रंप को वोट देने के लिए तैयार हो गए। और द इकोनॉमिस्ट एंड YouGov के सर्वे में ट्रंप की रेटिंग करीब 49% है और बाइडेन की रेटिंग 26% है। जानलेवा हमले से बचने के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास और जोश बहुत हाई है। वो मुट्ठी बांधकर जोशीले नारे लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं, जबकि बाइडेन चिंता में दिख रहे हैं कि कहीं फिर से सार्वजनिक तौर पर लड़खड़ा ना जाए। अब बाइडेन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि उनके लड़खड़ाने वाले नए वीडियो रिकॉर्ड हों और वायरल हों। अमेरिका में सबसे बड़े चुनाव का यह सियासी मुकाबला बड़ा फिल्मी है और सुपर हिट है। इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके नए वीडियो रुझान आए हैं, आप खुद देखें। अमेरिका
के 34 करोड़ से ज्यादा लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस टक्कर पर है। अमेरिका में चुनाव से पहले जबरदस्त शोर है। आमने सामने हैं मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन दो तस्वीरों में दो लीडर्स की फिक्र है। इन दो तस्वीरों में बाइडेन और ट्रंप की चाल का विश्लेषण है। एक तरफ बाइडेन के एक दिन पहले का वीडियो है। सीढ़ियां चढ़ने में बाइडेन को काफी दिक्कत हो रही है। दूसरी सीढ़ी चढ़ने के बाद बाइडेन रुक जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे 6 और सीढ़ियां चढ़ते हैं। 6 सीढ़ियां चढ़ने के बाद बाइडेन फिर रुकते हैं। 7वीं और 8वीं सीढ़ी चढ़ते हुए बाइडेन के पैर कांपने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को देखिए। जिस दिन ट्रंप पर गोली चली उसके कुछ घंटों बाद कान पर पट्टी बांधकर ट्रंप फिर अपने सपोर्टर्स के सामने आए। बुलेट उनके कान को छूकर निकल गई। फिर भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। और तो और ट्रंप को सीढ़ियां चढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। बड़ी बात यह है कि बाइडेन और ट्रंप की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिटनेस में फर्क आप साफ देख सकते हैं। इस बीच बाइडेन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि वो बीमार है। अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि बाइडेन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बाइडेन के चेहरे पर मास्क नहीं था। कोरोना होने के बाद बाइडेन फ्लाइट से डेलावेयर पहुंचे। यहाँ भी बाइडेन बहुत संभल कर सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति होकर भी उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। उन्होंने मास्क नहीं पहना था। बहुत संभल कर वो रेलिंग पकड़ते हुए सीढ़ियों से उतरे और उसी रेलिंग को उनके बॉडीगार्ड ने छू लिया। अब अमेरिकी मीडिया में चर्चा हो रही है कि आखिर राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं कर रहे, जिस वजह से डेमोक्रेट्स ही उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिर्फ 20 दिन पहले देखिए ट्रंप किस तरह गोल्फ खेल रहे थे। एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह ट्रंप ने यह शॉट खेला था। उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में मीडिया से भी कहा कि वो भी ऐसे शॉट नहीं खेल सकते। इस चुनाव में ट्रंप जहां भी जा रहे हैं एक रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चिल्ला रहे हैं। ये राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों की चाल और फिटनेस का विश्लेषण नहीं है, बल्कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के प्राइड की बात है कि उसका भावी राष्ट्रपति कैसा हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि एरिक ट्रंप, जो ट्रंप के बेटे, उन्होंने कहा है कि जब से उनके पिता के ऊपर वो अटैक हुआ है उसके बाद ट्रंप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है और वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि इस देश को यूनाइट करने की जरूरत है। इसीलिए रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप ने एक भी बार उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो आया है। इससे साफ है कि आखिर कैसे सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रंप बच गए। ये तस्वीर देखिएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच ये बड़ा अपडेट है। बाइडेन, अब देखिए ये वीडियो देखिए। ये एआई जनरेटेड वीडियो है और ये पूरी सीक्वेंसिंग दिखा रहा है कि आखिर कैसे ट्रंप के ऊपर अटैक किया गया था और वो एक्चुअली एक ऐसा शॉट था जो सीधे सीधे ट्रंप को टारगेट किया गया था। यानी जिसने ट्रंप को मारने की कोशिश की वो जो स्नाइपर शॉट था वो एकदम स्ट्रेट ट्रंप के सिर में लगता, लेकिन आखिरी मोमेंट में ट्रंप जो थे वो हिल गए और उनके कान पर गोली लगकर निकल गई। ये देखिए अब आप शॉट। सोचिए, अब बड़ा अपडेट यह है कि बाइडेन इस हफ्ते के आखिर तक राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस से बाहर हो सकते हैं। यह भी खबर आ रही है। टॉप डेमोक्रेट्स का मानना है कि बाइडेन पर सेनेट के सदस्यों का काफी दबाव है। खबर तो यह आ रही है कि इस इंसिडेंट से पहले, जब ट्रंप के ऊपर गोली चली, उससे पहले करीब 50 डेमोक्रेट्स तैयारी कर चुके थे बाइडेन को पब्लिकली बोलने के लिए कि आप हट जाएं, लेकिन ये गोली चल गई और सब खामोश हो गए। लेकिन अब खुलकर सब बाहर आ रहे हैं। बाइडेन के करीबी दोस्त उन्हें समझाएंगे कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ से खुद बाहर हो जाएं और अब विश्राम करें, क्योंकि अगर बाइडेन नहीं माने तो सेनेट के अंदर भी डेमोक्रेट्स का पत्ता साफ हो जाएगा और डेमोक्रेट्स ये नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि बाइडेन के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन इधर हमारे देश में तो दरवाजे तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत पुराने कुछ संदूक हैं जो खुलेंगे तो अनमोल रत्नों की रोशनी दिखेगी।
फिक्र में अगली खबर एकदम देसी है। हम बात कर रहे हैं भारत के उस रत्न भंडार की जिसके रहस्य और तिलिस्म की चर्चा पिछले एक हफ्ते से चल रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर पुरी के जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार में कैसा खजाना है, उसमें कितने अनमोल रत्न हैं। तहखाने में बने रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं। अब जरा डिटेलिंग देखिएगा। 2 कक्ष हैं, बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष, जहां भक्तों के चढ़ाए गए बहुमूल्य गहने, आभूषण, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। बाहरी कक्ष 14 जुलाई को दोपहर 1:28 पर खोला गया। आंतरिक कक्ष को शुभ मुहूर्त में यानी आज सुबह 9:51 पर खोला गया। आंतरिक कक्षों में रखे गए 12 संदूकों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। 46 साल पहले 1978 में आंतरिक कक्ष को खोला गया। कमेटी ने आज खास तौर पर पूरे राजघराने के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव को भी बुलाया। आंतरिक भंडार के अनमोल आभूषणों से भरे बक्सों की शिफ्टिंग उनकी निगरानी में हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ भंडार का सर्वे करने के लिए एएसआई की 11 सदस्यों की टीमें भी मौजूद थी। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने के लिए महाप्रभु मंदिर में आज क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सुबह 8 बजे से जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओडिशा सरकार की पर्यवेक्षण समिति के सदस्य सुबह 9 बजे मंदिर में गए। सबसे पहले इन लोगों ने पारंपरिक पोशाक में महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। उनसे रत्न भंडार के अतिरिक्त कक्ष में रखे बेशकीमती सामान को शिफ्ट करने का आदेश मांगा। फिर आंतरिक कक्ष को शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 पर खोला। इसके बाद आंतरिक कक्ष में रखे गए 12 बक्सों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कहा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्षों में जो बक्से रखे हैं उनमें 12वीं शताब्दी से भी पुराने रत्न हो सकते हैं। जब इन बक्सों को खोला जाएगा और अंदर रखे रत्नों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर इनमें किस काल या किस राजा के अर्पित किए गए कौन से रत्न हैं। यह पहला मौका है जब आंतरिक रत्न भंडार के बक्सों में रखे रत्नों का रहस्य सामने आएगा। वैसे जब बात रहस्य की चली है तो एक इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली जानकारी आपको दे दें। आंतरिक भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलाया गया। कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। यह भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसीलिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खास तौर पर सांप पकड़ने वाले भी बुलाए गए। 14 जुलाई को बाहरी कक्ष खोलते वक्त भी इन लोगों को बुलाया गया था। जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष से जिन बक्सों को बाहर निकाला गया है उनमें कौन कौन से रत्न रखे गए हैं, इनकी जांच के लिए आरबीआई और आभूषण विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि आंतरिक कक्षों से रत्नों को बाहर निकालने और उसे फिर आंतरिक कक्ष में रखने से लेकर तमाम प्रक्रिया को पूरा करने में 4 फेज में बांटा गया है। आज दूसरे चरण में आंतरिक कक्ष को खोला गया। चारों फेज का काम पूरा होने में अभी कुछ और हफ्तों का वक्त लग सकता है। अभी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार से क्या क्या मिला है इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि आंतरिक कक्ष में हीरे, जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्से हैं। 1805 में चार्ल्स गोम ने खजाने का डॉक्यूमेंटेशन किया था। उस दौरान 64 सोने चांदी के आभूषण थे, 128 सोने के सिक्के थे, 1297 चांदी के सिक्के, 106 तांबे के सिक्के और 1333 प्रकार के कपड़े। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 363 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। इससे पहले रविवार को रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में रखे सोने, गहने, रत्न और आभूषणों को लकड़ी के 6 बक्सों में सील करके शिफ्ट किया गया। इन्हीं संदूकों में सोने चांदी के जेवर और बर्तन रखे गए। भीतर भंडार खोल के उसका एक एक अलमीरा हमने खोला। एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा, 3 संदूक वहाँ पे पाया। रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर्ड रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन टेकन केयर ऑफ।
After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. Thereafter, all the jewelries, valuables from both the Bhandaras, which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara, will be shifted back to the original place, and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. There are no presence of snakes. अगर उधर कोई सांप होता वो लोग जरूर हमको बुलाते। रत्न भंडार के बाद फिक्र में देखते हैं हिंदुस्तान की उस धरोहर को जिसकी 200 साल बाद वतन वापसी हुई है। जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा, ये है वो धरोहर। ये देख रहे हैं आप, इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर अब देखने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का वो हथियार है जिससे उन्होंने एक धोखेबाज मुस्लिम आक्रांता के षड्यंत्र को पल भर में नाकाम कर दिया था। इसमें शिवाजी की वीरता और शौर्य की कहानी छिपी है। इस शस्त्र का नाम है बाघ नख। बाघ नख, सही सुना आपने। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख है। इसकी वतन वापसी हो चुकी है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इससे किया जाने वाला हमला बाघ के नाखून की तरह होता है और इसीलिए इसे बाघ नख कहा गया। ये वो हथियार है जिस पर मुगल आक्रांता की मौत लिखी थी। बाघ नख वो हथियार है जिससे मुगलों के खतरनाक लड़ाके का पेट चीर दिया गया था। इतिहास की किताबों में इसके कई किस्से आपने सुने होंगे। हो सकता है स्कूल की किताबों में भी कई बच्चों ने बाघ नख के बारे में पढ़ा हो। आज फिर से इतिहास के उन पन्नों को पलटने का वक्त आ गया है। आज हम आपको शिवाजी, बाघ नख और धोखेबाज अफजल खान के खात्मे की पूरी कहानी सुना रहे हैं। पहले जानिए बाघ नख को कब लाया गया और अब आगे इसे कहां रखा जाएगा। शिवाजी का बाघ नख करीब 200 साल बाद ब्रिटेन से भारत लाया गया है। ब्रिटेन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम से बुधवार को छत्रपति शिवाजी का बाघ नख हथियार मुंबई लाया गया। 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सतारा में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखा जाएगा। 7 महीने तक शिवाजी का बाघ नख छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में रहेगा। इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाना है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। महाराष्ट्र में संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुंगटीवार के अनुसार इसे ब्रिटेन से भारत लाने में करीब 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वर्षों की कोशिश और बातचीत के बाद लंदन के म्यूजियम ने बाघ नख को 3 साल के लिए भारत को सौंपा है। अब सतारा में बाघ नख का इंतजार हो रहा है। इसके स्वागत की तैयारी हो रही है, साथ साथ इस पर राजनीति भी हो रही है। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए उधार पर इसे क्यों लाया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि बाघ नख की वतन वापसी पर महाराष्ट्र में क्या माहौल। म्हणजे लोनवर आहे की परतावा आहे? जर परतावा असेल तर महाराजांचं मंदिर व्हावं आणि त्याच्यात ही वाघनखं ठेवली जावी। पण पहिली गोष्ट म्हणजे ही वाघनखं शिवकालीन आहेत की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली आहेत ह्याचं स्पष्टीकरण यावं। आणि दुसरं म्हणजे हे लोन आहे की परतावा आहे? इसके विशेषज्ञों का और इसमें जानकारी जो इतिहास का है, जो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये वाघ नख ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज किए वाले नहीं। उसने प्रश्न चिन्ह लगाया। अब सरकार लोगों की भावना के साथ में क्यों खेलती है? अगर नहीं है, अगर है तो उसका स्पष्ट रूप से पुरावा देना चाहिए। बातों से काम नहीं चले। जी महाराज के नाम पे वोट की राजनीति के लिए ये सब करना, ये तो गलत है ना। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वाघनख हमें दिए जाए। उन्होंने 1 साल के लिए कहा था, बाद में 3 साल के लिए। कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में वो दे रहे और मुफ्त में वाघनख हमको दे रहे। और इसमें हमने प्रदर्शनी में सातारा 1 करोड़ का चलता है और वाघनख गाने के लिए वो तो बाकी सब खर्चा मैंने किया।
सिर्फ ये सरकारी दौरा रहना चाहिए करके जाने आने की टिकट और रहने का, इतनी दो ही बातें महीने की, तो आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब बाघनख शिवाजी की शक्ति की निशानी है तो यह अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा। इसको लेकर कई इतिहासकारों का कहना है कि आज से लगभग 206 साल पहले बाघनख को एक अंग्रेज को उपहार में दिया गया था। लंदन में म्यूजियम में भी बाघनख के इतिहास को लेकर जानकारी दी गई है। म्यूजियम के बोर्ड पर लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख, जिसके साथ उन्होंने मुगल सेना के जनरल को मार डाला था, इसे ईडन के जेम्स ग्रैंड डफ को तब दिया गया था जब वो सतारा में रहते थे। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने पिछले हफ्ते विधानसभा में कहा था कि बाघनख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। उन्होंने एक इतिहासकार के दावे पर यह टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को बाघनख से मारा था। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि बाघनख अंग्रेजों को कैसे मिला और ब्रिटेन कैसे पहुंचा। देखिए, साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्राउट डफ को सतारा में राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा। दावा है कि इसी साल उन्हें बाघनख उपहार में दिया गया। साल 1824 में अंग्रेज अधिकारी डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो वो अपने साथ इस बाघनख को ले गए, जहां उन्होंने विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को यह दान कर दिया। यह वही म्यूजियम है जहां से कल इस बाघनख को भारत लाया गया। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में यह जानकारी दी गई है कि मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार इसे एक बॉक्स में रखा है और शिलालेख के जरिए जानकारी दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघनख का सबसे बड़ा शिकार था धोखेबाज अफजल खान। आज आपको अफजल खान के बारे में जानना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएं कि छत्रपति शिवाजी का छिपा हुआ बाघनख कैसे संकट के समय दुश्मनों को खत्म कर देता था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाह हुकूमत का सबसे खतरनाक लड़ाका था। अफजल खान के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, यानी युद्ध के नियम और मर्यादाएं तोड़ देता था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध में धोखा देना ही अफजल खान का सबसे बड़ा हथियार था। धोखे से वार करने की कला के कारण ही अफजल खान ने आदिल शाह की सल्तनत में खास जगह बनाई थी। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी पर धोखे से वार किया, वो नाकाम रहा। छत्रपति शिवाजी के शौर्य के सामने उसके सारी साजिशें बेकार हो गई। अफजल खान ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अफजल खान ने मंदिरों के धन को लूटा और मंदिरों को तोड़ा। अब आपको वो दिलचस्प कहानी भी जाननी चाहिए जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को महान सेना नायक के तौर पर जाना जाता है, जबकि अफजल खान की पहचान एक धोखेबाज लड़ाके के तौर पर होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इसका भी तोड़ था। यह बात उस दौर की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। शिवाजी की कीर्ति लगातार बढ़ रही थी। बीजापुर का शासक आदिल शाह मराठा साम्राज्य को खत्म करके प्रतापगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ये तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि शिवाजी को मारा ना जाए। मराठों पर कब्जा और शिवाजी को मारने की जिम्मेदारी आदिल शाह की मां ने अफजल खान को दी। सोचिए, अफजल खान युद्ध से पहले छल से छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी ने खान का यह संदेश स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास शामियाने में हुई। शिवाजी तैयार थे। शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान की मंशा क्या है। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बांधा चाकू शिवाजी की पीठ पे घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। वो एक ढाल पहनकर आए थे और शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान धोखा देने वाला, इसीलिए वो पहले से ही हाथ में बाघनख पहने हुए थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया, उन्होंने अफजल खान का पेट बाघनख से चीर दिया। बाघनख के निर्माण के बारे में हमने रिसर्च की तो विभिन्न स्रोतों से हमें रोचक जानकारियां मिली। सबसे प्रचलित अनुमान यह है कि बाघनख लोहे से बनाया जाता है।
लोहे को मजबूत और धारदार बनाने के लिए ऊंचे तापमान पर इसे गर्म किया जाता है और फिर विशेष तकनीक से इसे नुकीला आकार दिया जाता है, पैना बनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी भी मिलाई जाती है, जिससे यह और मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। यह भी एक प्रचलित मत है कि बाघनक का नाम वास्तविक बाघ के नाखूनों से प्रेरित था और इसे जानवरों के नाखूनों को धातु के साथ ढालकर बनाया जाता था। इसके साथ ही कई जगह लकड़ी से बने बाघनक का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा संभव है कि लकड़ी का उपयोग हल्के वजन वाले बाघनक बनाने के लिए किया जाता था और उससे अभ्यास किया जाता था। कुल मिलाकर बाघनक चाहे जिस भी चीज से बना हो, लेकिन इससे अच्छी खासी चीरफाड़ हो जाती है। आज इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसे भी एक तरफ से चीरफाड़ वाली राजनीति ही कहेंगे। विपक्ष के सवाल इस बात पर हैं कि बाघनक को अगर 3 वर्षों के लिए हिलाया गया तो इसे वतन वापसी कैसे कहा जा सकता है। अब कर्नाटक से एक यू टर्न वाली खबर। वहां प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का फैसला कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। काफी विरोध के बाद यह बिल भले ही होल्ड पर रख दिया गया हो, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का जो बिल मंजूर किया था उसमें प्रावधान क्या था, इसे समझ लेते हैं। एक अनोखी केस स्टडी है जिसे आपको जानना चाहिए। यह बिल कहता है कि राज्य में काम करने वाली कंपनियां, उद्योगों और फैक्ट्रियों में ग्रुप सी और डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को 100% 100% तक आरक्षण दिया जाए। वहीं मैनेजरियल पोस्ट में 50% और नॉन मैनेजरियल पोस्ट में 70% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ। आईटी उद्योग के संगठन नैस्कॉम ने तो इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बनी नई टीडीपी सरकार ने कंपनियों को अपने यहां निवेश का न्योता भी दे दिया। वहीं कुछ स्टार्टअप के मालिक अपना बिजनेस चेन्नई शिफ्ट करने की बात करने लगे। पड़ोसी राज्यों के रिएक्शन और उद्योग जगत के तेवर से कर्नाटक सरकार ने अपना फैसला वापस लेने में ही भलाई समझी। लेकिन अगर यह नियम लागू हो जाता तो इसका कर्नाटक की इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता, यह जरूर समझना चाहिए। देखिए, राज्य में 5,500 आईटी कंपनियां, 750 मल्टीनेशनल कंपनियां और 11,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम करते हैं। ये कंपनियां करीब 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 31 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में करीब 20% आबादी ऐसी है जो गैर कन्नड़ भाषी है, जबकि बेंगलुरु में आंकड़ा 35% तक है। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो 2024-25 में इसके 28 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में कर्नाटक देश में टॉप 3 राज्यों में शामिल है। अगर कर्नाटक की इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर्स को देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। देश के कुल आईटी एक्सपोर्ट में कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु, टॉप पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करीब 81.4 अरब डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 91.8 बिलियन डॉलर हो गया। डेलॉइट की एक रिपोर्ट बताती है कि एरोस्पेस सेक्टर का 65% एक्सपोर्ट कर्नाटक से होता है। इसके अलावा कॉफी, सुपारी, नारियल, मक्का, हरी मिर्च, काली मिर्च और वेनिला के प्रोडक्शन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जबकि इमली, अदरक, प्याज, अंगूर, अनार और कोकोआ उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर है। देश और दुनिया के उद्योग टैलेंट से चलते हैं और वो किसी सरहद में कैद नहीं किए जा सकते। अगर भविष्य में कभी कर्नाटक सरकार के प्राइवेट नौकरी में आरक्षण वाला कानून मान्य हो जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को होगा। न सिर्फ आईटी और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव और नोएडा जैसे आईटी हब में शिफ्ट होने का खतरा बढ़ेगा, बल्कि राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी व्यापक असर पड़ेगा। कर्नाटक के एक्सपोर्ट से लेकर विदेशी निवेश तक प्रभावित हो सकते हैं। यही डर शायद कांग्रेस की मौजूदा सरकार को भी दिख रहा है। कर्नाटक में कोटे की लड़ाई के बाद बात बजट की करते हैं। बजट आने वाला है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस होगा या वित्त मंत्री देश की विकास दर को ज्यादा गति देने के लिए बड़े कदम उठाएंगी? आखिर वित्त मंत्री क्या करने वाली हैं? ये यक्ष प्रश्न है। और जो अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या उनको भी कुछ पैकेज दिए जाएंगे? आप समझ रहे हैं, मैं बात आंध्रा की कर रहा हूं, बिहार की कर रहा हूं। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है। वाकई
और महंगाई से निपटने की उम्मीद देश का हर आम आदमी इस बार बजट से लगाए बैठा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐसे समय आ रहा है जब खाद्य महंगाई चरम पर है। दाल, चावल, आटा, तेल और सब्जियों के दाम आसमान पर है। सोमवार को देश में टमाटर का औसत मॉडल भाव 80 रुपए रहा। आलू भी 35 रुपए किलो बिक रहा है। चावल, चीनी और अरहर दाल की कीमतें भी आसमान पर है। रिजर्व बैंक करीब 2 साल से महंगाई घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वो खाने की महंगाई का तोड़ नहीं निकाल पाया है। महंगाई के आंकड़े देखें तो उनमें खाने की महंगाई का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। बीते जून महीने के दौरान रिटेल महंगाई दर तो 5.08% थी, लेकिन उसके भीतर खाद्य महंगाई की दर 9.36% दर्ज की गई। इसी तरह जून में थोक महंगाई आंकड़ों में थोक महंगाई तो महज 3.36% थी, लेकिन उसके भीतर खाद्य महंगाई 11% के करीब थी। इस खाद्य महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर बनाए रखने को मजबूर है, जिस वजह से कर्ज महंगे बने हुए हैं। महंगे कर्ज की वजह से ग्रोथ को सहारा नहीं मिल रहा। महंगा कर्ज और कम ग्रोथ की वजह से रोजगारों का बाजार भी ठंडा है। यानी महंगाई का इलाज हुआ तो ग्रोथ और रोजगार के मोर्चे पर भी सफलता मिल सकती है, लेकिन खाद्य महंगाई का इलाज इतना आसान नहीं लग रहा। मौसम अभी तक फसलों के अनुकूल नहीं बन पाया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब तक मानसून की बरसात में भारी कमी है और दक्षिण और मध्य भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। दोनों परिस्थितियां फसलों के लिए ठीक नहीं लग रही। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होगा तो खाद्य महंगाई को बढ़ने से रोक पाना और मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट में वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती खाद्य महंगाई दिख रही है। देखना होगा कि वित्त मंत्री बजट के जरिए इस चुनौती से कैसे निपटती है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक को असम विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने ये भी निर्देश दिया है कि राज्य में मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया जाए। इस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा। जिस कानून को हिमंता सरकार ने आज रद्द किया है, आपको उसके बारे में बताते हैं। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा देता है, लेकिन अब जब यह कानून आज रद्द हो गया और सरकार मुस्लिम विवाह पर नया कानून लाने वाली है, तो क्या क्या बदलेगा इसे समझ लेते हैं। अब शादी के लिए एक ही कानून होगा। मुस्लिमों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुस्लिम के विवाह और तलाक में काजी की भूमिका खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अधिकार कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास होगा। नए कानून के आने के बाद बाल विवाह पर रोक लगेगी। असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार मुहिम चला रही है। राज्य के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है, इसे एक आंकड़े के जरिए बताते हैं। फरवरी 2023 तक 4000 से ज्यादा मुकदमों में 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक असम में 20 से 24 साल उम्र की करीब 31.8% महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले हो गई, जबकि देश में 20 से 24 साल की उम्र की 23.3% महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले हो गई। यानी राष्ट्रीय औसत से असम के आंकड़े में 8% का अंतर है। असम में 15 से 19 वर्ष की आयु की 11.7% विवाहित महिलाएं पहले से ही मां बन चुकी थीं या सर्वे के वक्त गर्भवती थीं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 6.8% थी। मतलब राष्ट्रीय औसत से 5% ज्यादा। यानी यहां भी असम का रिकॉर्ड बेहद खराब है। जब से हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने, यूसीसी लागू करवाना उनका मुख्य वादा रहा है। वो अक्सर कहते रहे हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। कल ही उन्होंने कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 12% से बढ़कर आज 40% हो गई।
आगे बढ़ते हैं और करीब 24 लाख छात्रों से जुड़ी एक बड़ी और जरूरी खबर। यह खबर अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर है। अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए कुछ बड़े आदेश दिए हैं और बहस के दौरान कुछ बड़ी बातें भी सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा देने वाले छात्रों के नंबर सेंटर के हिसाब से सार्वजनिक किए जाएंगे। नंबर सार्वजनिक करने के दौरान किसी छात्र की पहचान उजागर ना हो। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, लेकिन यह कितना व्यापक है यह देखना बाकी है। कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अंडर ग्रेजुएट नीट परीक्षा पर सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ प्रश्न पत्र लीक करने के आरोपियों पर एक्शन भी होता हुआ दिखा। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। इन चारों पर पेपर सॉल्वर गैंग से मिलीभगत का आरोप है। सीबीआई चारों डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। इनमें 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बेंच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने इन तीनों डॉक्टरों का कमरा भी सील कर दिया है और इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एम्स पटना के निदेशक गोपाल कृष्ण पॉल ने कहा है कि आरोपी छात्रों पर एक्शन जरूर होगा।